कोहबर की शर्त भाग 4। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टो टो कर देख लिए। काका, पहुना, चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका, बासन, रसोई पानी, कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने न देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला चौका बर्तन कर जांते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बढ़ा कि जांते पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को वो ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जाते वाले उसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर, कजरी, ब्याह, माढ़ो, संझा, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छोह इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा जवार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी। बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार यानी कि खेत काटने वाले मजदूर फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुआई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काट कर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओंकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटने जाते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता। चंदन उनके संग खेत में खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गईं। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफेद रात, खेतों में खलिहान तक बोझों की ढुआई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन से पैरों में उपटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया था। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती थीं। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूंजने के लिए लड़के लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओंकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीस कर रख लिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओंकार आगे आया। रूपा नीचे बैठकर उसके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने बैठी तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर में भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या हमारे बकरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई ही बोली, अगर पड़ जाए तो? मैं आ गई तो क्या वैद्य का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा? रूपा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी। ओंकार ने मुंह बनाकर कहा, राजा रजवाड़ा न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहार झंकार के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं, समझे? भले धिया रहे हैं कुंवारे हो, हमारी बहन जाएगी
कल कितहा कमासुत मरद के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वो उठकर जाने लगा तो चंदन को कहा गया कि कागज में लपेटकर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा, चंदन के उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। ये क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता। तनिक सर को मुझे जरा उठंग लेने दो। कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेकर लेट गई। ऐसे रूखर हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खांटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए? गोड़ तो है जैसे खरेरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिला जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले आओ, लैनू की तरह हाथों वाली से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए उंगली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ असरा गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूंकना पड़ता, तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई ही बोली। लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात क्या धरती है? गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वो पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैर के बालों को रह रह कर खींच देती। चंदन एक दो बार तो सी सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की। देख लो भाऊजी। क्या है? हम क्या करें, बाल सट जाते हैं तो? गुंजा बोली। सट जाते हैं, लासा है क्या? चंदन बोला। तो लो, अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भाऊजी। छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है, रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा ने एक कागज में बटोर कर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों पे लगा दिया। मिलान करो इस रूखर हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह भर में अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहना। रूपा उठ बैठी। ये क्या है रे? देख लो अपने देवर की करनी। तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। हाजी फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं जली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथों से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो गुंजा से बोला। कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। आधी रात बीती। पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते लपटें चिटक चिटक कर आसमान छूने लगी। लुकार जला जलाकर लड़के भांजने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकारें न फेंकें। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहरे पर थे कि दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकारें बलिहार की सीमा में न फेंके। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकारें दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दारिद्र्य दूसरे गांव में चला जाता है। इसीलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते थे, लाठियों से लैस, क्योंकि कभी कभी दो गांव में आपस में मारपीट हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात विशेष करके जब तक गांव के लड़कों की लुकारें पूरी तरह भंजकर बुझ न जाती, जागते रहते। भोर हुई। गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में लग गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता रहा। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय किया था कि इस वर्ष कीचड़ मिट्टी गोबर से होली न खेलने का प्रचार करेगा।
इसीलिए सबसे पहले इसके दल वाले गांव में घूमना शुरू हो गए थे। नौजवानों को हाथ जोड़कर समझा समझा कर मना करते रहे कि कीचड़ पाक की जगह होली रंग से खेली जाए। न जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की ये कुप्रथा एकाएक थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टटके कटे बांस की पिचकारी लिए वो घर घर पद की भौजाई लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पाक पानी के डर से भीतर से किवाड़ें सवेरे ही बंद कर लेती थीं। सो इस साल इस परिवर्तन पर सभी ने जी भर कर होली खेली। गोबर पाक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए। गुंजा के संग में समौरिया लड़कियां भी दलों में होली खेलने निकलीं। घर घर जाकर कुंवारी ब्याही नंदें भौजाइयों से होली खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा आईं। चंदन घर लौटा, भौजाई से अंगोछा मांग नदी में नहाने चला गया। बड़ी मेहनत से मल मल कर तो रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे। धारा न होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ाई थी। दोपहर से बेर झुक गई थी। 3 दारे में गुंजा मिली। अरे, दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना न होगा क्या? मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया? अभी तो देह मुंह जस का तस लाल पीला है। न जाने कैसा रंग है कि छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता, चढ़ा तो चढ़ गया। बात फेंककर चंदन आगे बढ़ा। पलड़े की ओट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे रंग चंदन की बनियान धोती पर पीछे से छप छप पड़ गए। चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतरा कर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी। पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का जल गुंजा की देह पर हर हर महादेव। ऊपर से नीचे तक गुंजा सराबोर, कपड़े भीग कर देह से चिपक गए। स्वस्थ मासल देह के अंग प्रत्यंग निखर आए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़ कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और भी जम गया। अब उठो। बक बहना, ए बहनिया, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार पर रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे? देख लो चंदन की करनी। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भौजी से दुहाई करती हो। कौन किससे कम है? उठ चल। मन न भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली तो भीगी हुई फुफती फदर फदर करने लगी। भौजी, ये तो बाजा बजता है। जा जा, इनार पर फिर से नहा के आ। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबनी जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी? पागल हुआ है क्या? जा, 2 बाल्टी पानी अपनी देह पर डाल लेना, 2 लेते आना, एक से ये नहाएगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधाई। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता? तभी काका खाने के लिए भीतर आ पहुंचे। अभी मत खाना, मैं नहाकर आती हूँ तब परसूंगी, तब तक काका को खाने दो, वो बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौके के आगे वाले ओसारे में उनके लिए पीढ़ा पानी रखने चला गया। गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। सांझ के 4 बजे से ही झाल और ढोल लिए फगुआ गाते गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार फिरने लगे। चेहरे और शरीर अबरख पड़े, गुलाबी हरे लाल अबीर से रंगे हुए। किसी किसी द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती थीं, नहीं तो अबरख मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता रहता। झाल और ढोल की लय में 20 कंठ से फाग मुखरित हो उठा। बम बोले बाबा, बम बोले बाबा, कहवा रगबल पागरिया। चंदन के द्वार मंडली बैठी थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही थी। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देने की कोशिश करती। चंदन सामने से देख रहा था। गौनई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाला नवही जोश में आ गए। घुटने के बल बैठकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर बोल फूटा,
कमल दल खोल तनिक हंस के बोल। उसके बाद दो एक दल और आए। अंत में नाच का दल आया, जोगीड़ा गाने वालों का। पूरब टोला का उत्तिमा गौड़ लौंडा जो नचनिया बना था, मगुग साला साड़ी पहनकर, पाउडर पोत, मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली, मांग में सेनूर भरे, पैरों में सेर सेर भर के घुंघरू, पीछे गिरोह वाले ढोल झाल लिए और इन्हें घेर कर चलते हुए गांव के 50 लड़के घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल जमा। ढोल तड़ातड़ उठा, जोगीड़ा की बोल फूटी, जुगी जी वाह जुगी जी, जुगी जी धीरे धीरे, नदी के तीरे तीरे। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगिड़े की अंतिम बोल पर घड़ारी की तरह फुर्र से सरक कर नाचने लगा। घुंघरुओं की आवाज पर ढोलक ताल देने लगा। जोगीड़ा चलता रहा। जोगी जी देख सुन के, मजे में आंखें मुनके, जोगी जी सर जोगी जी, जोगी जी देह छोड़ के। 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नाचने वाले लौंडे भी मात हो जाते हैं। देह की सुध-बुध न जाने कहाँ चली जाती है। बस घंटे घंटे पर चिलम का दम मिलता जाए, फिर रात भर नचाते रहो। सांवरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती हैं, लेकिन मुंह में भरे हुए पान के बीड़े देह में चाबी भरते रहते हैं। गांव में 2-3 नचनियां और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू छनछनाते हुए उत्तिमा पहुंच गया और ढोल बजाने वाले के सिर का अंगोछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ बना सामने फैला दिया। पुआ और पूड़ियों के गड्ढ अंगोछे में पड़ने लगे। उत्तिमा छन्न छन्न करता हुआ दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नच दिखौओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इसे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हुमचौआ बोझा भी देने लगे हैं। और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से। गांव के सभी लोगों को वो नाम से पुकारता है, लेकिन काका से ऐसा लजाता है कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं। नाम लेना तो दूर रहा। इनके दरवाजे से जैसे ही नाच कर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में किसी ने बोल दिया, उत्तिम, तुम्हारे भतार आ गए। उत्तिमा चलते चलते ठमक गया। सामने जो काका को देखा तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काट लिया। गोल रुक गया। मुस्कुराते हुए काका गोल के पास पहुंचे। ढोलक वालों ने तड़ तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झंझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गुलाई में महीन काठ से ढुरुकने लगा। गले से गीत फूटा, हाजीपुर के हाट में हिराइल हो, मोरे नाक की झुलनिया, सासू मोर मारे ननद गरी आवे, सैया मारे बांस की कोयनिया, सासू खुजवावे ननद खुजवावे, पिया ढूंढे नाक के निसनिया हो, मोरे नाक की झुलनिया। काका ने धोती के फेंटे में बंधा 1 रुपया निकालकर सामने किया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकालते हुए उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपया का निचला कोर पकड़ खड़ा करके उत्तिमा के आगे हाथ बढ़ा दिया। जोगी जी हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 उंगलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बढ़े हुए हाथ में चांदी के रुपए को तिरछी आंखों से देखा, फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपया पकड़ा। काका ने रुपया छोड़ उत्तिमा की कलाई, लाद से झुककर झटके से अपनी कलाई छुड़ा, गाते हुए उत्तिमा पीछे मुड़ा। संयम रा नादान रे। एक साथ हंसती हुई भीड़ बोली, वाह जोगी जी क्या काट है जोगी जी। ढोल 5-7 बार टनक गया। गोल आगे बढ़ गया। काका घर चले आए। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कोहबर की शर्त का अगला भाग।